दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सब अब तक तो ये जान गए होंगे कि हरियाणा के मेवात और नूह इलाके में जो हिंसा हुई, उसका परिणति ये है कि आसपास के इलाकों में भी पनवेल, फरीदाबाद ऐसे इलाकों में भी वो फैल गया था, गुड़गाँव में फैल गया था। वहाँ पर भी ये लोग जाकर के काफ़ी हिंसा किए और वहाँ पर एक स्टोर था जहाँ से ये लोग मोबाइल उठा के चोरी करके लेके चले गए। बात ये है कि ये हिंसा जो हुई है, उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? मैं उस पे हूँ। देखिए, ये लोग जिन्होंने ये हिंसा की है, उनकी नाम लेना मैं वाजिब नहीं समझता। वैसे भी आप लोग सब जानते हैं कि भारत के जब टुकड़े हुए थे, तो किन लोगों ने उसमें रोल अदा किया था और क्या रोल अदा किया था। तो ये लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी को मेजॉरिटी कम्युनिटी को हिंदुस्तान में ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं। क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुस्तान की है, ये इन लोगों की दुश्मन है एज़ पर देयर बुक। दूसरा ये है कि इनको इस बात का बहुत बड़ा दर्द है कि इनके जो राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे, उनकी बादशाहत अंग्रेजों के जाने के बाद चली गई और इनके किताब में भी लिखा हुआ है कि उनको तो किसी काफिर के अंडर में रूल करना मतलब उनके जो मज़हब के खिलाफ है। खैर, बात ये है कि मेवात में जो आज की डेट में ये कम्युनिटी है, ये किसी ज़माने में हिंदू ही थी और किन्हीं कारणों से ये सारे के सारे जो हिंदू थे मतलब जाट थे या क्षत्रिय थे, राजपूत थे, ये लोग कन्वर्ट हो गए और अब वहाँ पर हालत ये है कि बोला जाता है, पेपरों में भी आता है, हर जगह आता है कि मेवात में किसी दूसरे धर्म के लोगों का रहना, किसी दूसरे धर्म के लोगों का रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो मेवात सेंटर है बवाल का, मेवात है, उस बगल में वो पटौदी गाँव है, ये है, वो है। ये सारे के सारे इलाके जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। इन इलाकों में आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का कानून नहीं चला सकते। वहाँ पर सुनने में आया है कि पुलिस भी जाने में डरती है। एनीवे, तो हुआ ये है कि जब ये सोमवार के दिन हाँ, सोमवार के दिन ये जब यात्रा निकाली जाए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वो शोभा यात्रा क्या होती है कि एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर लोग जाकर के अपना जो वो सावन के महीने में अ, शंकर जी के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते हैं, तो वो हो रहा था। तो ये पूरा जुलूस हर साल चलता है ये, हर साल ये शोभा यात्रा निकलती है और इस शोभा यात्रा का जो ऑर्गेनाइज़र है वो विश्व हिंदू परिषद था। और इसकी इन्होंने परमिशन भी पहले से ले रखी थी। इस शोभा यात्रा की परमिशन पहले से इन्होंने ले रखी थी। तो उसमें शायद पुलिस फ़ोर्स भी थी, कुछ 800 पुलिस कांस्टेबल थे और कुछ एसआई थे, कुछ डीसीपी थे और एडिशनल सीपी भी थे, सारे के सारे लोग थे। हुआ ये कि कहीं से एक खबर आ गई कि इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर भी है। अब मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर के ऊपर इल्ज़ाम है कि फरवरी के महीने में भिवानी जिले में अ, गौ तस्करों के नाम पर 2 कज़िन्स को इन्होंने जला दिया था। तो खबर ये आई कि शोभा यात्रा में ये आ रहा है और इसीलिए शोभा यात्रा को एक जगह पे रोका गया और बाद में उसमें पथराव हुआ, फिर गोलियाँ चली। 2 होमगार्ड मर गए हैं, बाकी लोग भी मर गए हैं। बाकी लोगों ने जो है जाकर के मंदिर में शरण ली, तो उनकी जान बची। कुछ सुना है कि 120 या 130 गाड़ियाँ भी जला दी गई हैं। बाद में जो गुड़गाँव में हुआ और जो बाकी जगह पे हुआ वो एक अलग बात है। असल में मुद्दा ये है कि ये लोग पूरे साल भर लड़ाई-झगड़ा
कम्युनल क्लैश करने की तैयारी करके क्यों रखते हैं? आप अपने छतों पर, जैसे कि वो दिल्ली में जब दंगे हुए थे, तो वहाँ पर छतों पे वो पेट्रोल बम और ईंटें और पत्थर रखे हुए थे। तो ये लोग अपनी छतों पर ईंटें और पत्थर हमेशा रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं कि हाँ भाई, कभी भी कुछ होगा तो हम लोग इससे वो करेंगे। और जब ये लोग तैयारी करते हैं, अपने घरों में ईंटें पत्थर इकट्ठा करते हैं या असलाहे इकट्ठा करते हैं, तो जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा होता है? क्या सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में बैठा रहता है? मुझे तो ये लगता है कि ये जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, उस पार्लियामेंट सेशन को बर्बाद करना है और ये अगले इलेक्शन तक इस गरम-गरम हवा को चलाते रहना है और इसके पीछे जो बीजेपी और सरकार की जो विरोधी पार्टियाँ हैं, उनका ही हाथ है। अगर इसका अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो समझ में आएगा कि हाँ, कौन इसके पीछे था। हाँ, लिपापोती ना करे कोई। और दूसरा जो मैंने टाइटल में दिया है कि मेवात नो वायलेंस इज अ वार्निंग टू ऑल इंडियंस। मेरे भाइयों, अगर आपको देश से प्यार है, तो आप एकजुट हो जाइए, जात-पात को छोड़ दीजिए। रीजन को छोड़ दीजिए कि आप आंध्र प्रदेश के हैं या आप दिल्ली के हैं या आप मध्य प्रदेश के हैं। सबके सब एक साथ उठ करके इस चुनौती का मुकाबला करिए। ये लोग अभी अपने आप को 20% कहते हैं और फिर भी हमेशा जब चाहते हैं तो नाक में चना घुसेड़ देते हैं, दबा देते हैं। तो मेरा तो यही है कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद ये था कि 1947 में तुम्हें अलग से देश चाहिए था धर्म के नाम पर, क्योंकि तुम चाहते थे कि भाई ठीक है, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, हमारे को अलग देश चाहिए, तुम्हारे को अलग दे दे दिया गया, तुम चले गए। जो यहाँ पे रह गए, तो कम से कम अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो शांति से तो रहो। जब देखो तब, जहाँ देखो तब, जब से मैंने मतलब होश संभाला है, तब से मैं देख रहा हूँ कि कभी यहाँ दंगे, कभी वहाँ दंगे, कभी इधर दंगे, कभी उधर दंगे, यही होता रहता है। आज की डेट में मौका ये है कि आपके साथ में आपके फेवर की सरकार है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इकट्ठा होकर के उस सरकार के हाथ मजबूत करें, जिससे कि ये जो विघटनकारी शक्तियां हैं, ये अपना वजूद खो दें। ये लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान प्रोग्रेस करे, हमारा भारत प्रोग्रेस करे। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति रहे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये हमेशा यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाए। हम लोगों के दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये है, वो है, लेकिन ये अपनी एक्टिविटीज़ से इतना ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं कि अ, आप कितना भी विश्वास करने की कोशिश करो, वो विश्वास नहीं होता है। कभी लव जिहाद में घुस जाएँगे, हिंदू बन कर के हिंदू बन कर के हिंदू लड़कियों को पटाएँगे, उनके साथ में फिर शादी करेंगे, फिर उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर मारेंगे, जब कन्वर्ट नहीं हुए तो उनका गला काट देंगे। पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं? तो मेरा इस वीडियो के थ्रू मेवात और नो वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूरे हिंदुस्तान के लोगों से एक अपील है कि आप लोग अलर्ट रहिए। जहाँ पर भी ये लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिए, अगर प्रशासन का कोई अधिकारी उस आपके इन्फॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करता, तो सीनियर ऑफिसर्स को बताइए। सोशल मीडिया है, उसमें एक्सपोज़ करिए कि वो ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी काम नहीं करता है। हर बात के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना गलत बात है। गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनका एक अपना काम होता है। लेकिन जो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं, पुलिस के कांस्टेबल होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो तो अकाउंटेबल है ना। ये थोड़ा है कि कट्टर साहब आकर के वहाँ पर गोली चलाएँगे और बोलेंगे भई ये कर दो, वो कर दो। जो काम गवर्नमेंट को करना था, वो गवर्नमेंट ने किया। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी, सेंटर से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर गईं। सवाल ये है कि हमें सबको अपना दायित्व समझ कर के इन शरारती तत्वों के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा।
भूल जाइए कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन राजपूत है, कौन बनिया है, कौन कुर्मी है, कौन यादव है, भूल जाइए उसको। अगर आपको अपना देश बचाना है और मेवात जैसी और नूह जैसी घटनाओं से बचना है, तो आपको इकट्ठा होकर के इन शरारती तत्वों का और इनको सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का खिलाफत करनी है। 2024 का इलेक्शन बहुत क्रूशियल इलेक्शन है। 2024 तक आते-आते ये लोग और पता नहीं कितना नीचे गिरेंगे। देखिए, आपके खिलाफ, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है, वो दबा करके पैसा पंप किया जा रहा है। एक परिवार है जो इटालियन परिवार जिसको बोलते हैं, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ये लोग भी हैं जो हमारे खिलाफ हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं। पिछले इतिहास बताता है कि ये लोग जब राज करते थे तो कितना हिंदुओं का बुरा हाल किया था। और इसके अलावा जो हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं बड़े-बड़े नामी-गिरामी पत्रकार, इसमें जो हमेशा एक हिंदुओं के खिलाफ ही बात करते रहते हैं, जिसमें रवीश कुमार है, बरखा दत्त है, राना अयूब है, वो कौन है, वो शेरवानी, क्या नाम है उसका, आरफा खानम सोरवानी जैसे लोग हैं, सबा नकवी जैसे लोग हैं। ये लोग जो हैं वो हमेशा खिलाफ बैठे रहते हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि इन सब बेवकूफों के चक्कर में ना फंसें और अपने देश को सुदृढ़, शांतिपूर्ण तरीके से मजबूत करने की कोशिश करें। यही एक मौका है जिस समय आप जब सारे इकट्ठा हो जाओगे तभी देश को आगे बढ़ाओगे। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं, वो तो अपना काम कर रही होती हैं, उनको हो सकता है बाहर से फंडिंग भी मिलती हो। अब बताइए, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का 370 हटा, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हो गई। भाई 4 साल के बाद सुनवाई करोगे क्या? और ये टाइमिंग क्यों वो ले रहा है? क्योंकि जो सुनने में आया है उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, चीफ जस्टिस, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 लोग सुनवाई करेंगे। इनको जो उसमें 18 कुछ वकील हैं, बड़े-बड़े नामी-गिरामी वकील हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल साहब हैं, गोपाल सुब्रमण्यम हैं, दुष्यंत दवे हैं, राजीव धवन हैं। इन लोगों को टोटल 60 घंटे का समय दिया गया है कि आप आर्गुमेंट करेंगे। अब 60 घंटे, 10 घंटे कपिल सिब्बल को दिए गए हैं। अब 10 घंटे में, एक दिन में अगर मान लीजिए 2.5 घंटे होते हैं, तो कम से कम कपिल सिब्बल 4 या 5 दिन तक तो आर्गुमेंट करेंगे। उसके बाद में फिर गोपाल सुब्रमण्यम को 10 घंटे दिए गए हैं, वो अपना आर्गुमेंट करेंगे। 2 घंटे राजीव धवन को दिए गए हैं, वो आर्गुमेंट करेंगे। उसके बाद में फिर दुष्यंत दवे को 4 घंटे दिए गए हैं, वो आर्गुमेंट करेंगे। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि इस मुद्दे को धीरे-धीरे करके इलेक्शन तक खींच दिया जाए और जब इलेक्शन का टाइम आए उस समय कोई फैसला दे दिया जाए, जिससे कि मोदी गवर्नमेंट को और बीजेपी को नुकसान हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से सीजेआई बने हैं चंद्रचूड़ साहब, तब से चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे कहीं ना कहीं हो, वो हमेशा मोदी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं, उनके अंदर क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो जाने और उनका जाने। लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते, एक वकील के नाते हम भी, हमारे अंदर भी बुद्धि है, हम भी इस बात को भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चंद्रचूड़ साहब का और इस सरकार के प्रति क्या एटीट्यूड है। तीसरा तलवाड़ का जो केस था, देख लीजिए आप किस तरीके से किया उन्होंने। एक दिन में 2 बेंच, पहले डिवीजन बेंच, फिर लार्जर बेंच, 3 की बेंच एक ही दिन में, और उसी दिन बेल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक केस डालूं सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं तब तक केस ना सुनने में आए, लेकिन इनके केस आराम से आ जाते हैं, सुने जाते हैं। तो आपको तो एक इस तबके से बहुत ज्यादा खतरा है, जो तबका आपने देखा कि मेवात और नूह में जो आग जलाया और हिंसा किया। दूसरा तबका वो है जो जुडिशरी वाला है, जिससे भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना, वो लोग भी आपके खिलाफ ही काम कर रहे होते हैं। तो जुडिशरी को तो आप अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हो कि आप इकट्ठा होकर के और
अपने जो विश्वास को डिगने मत दें। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये अरविंद केजरीवाल और दुनिया भर के जो लोग बाग वहाँ बैंगलोर में इकट्ठा हुए थे, इनको सबको आप नकार दें और अपने भविष्य की चिंता करें, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता करें। मुझे तो अगर यही हाल रहे, प्रिवेल करते रहे, जिस तरीके से ये तमाशा हो रहा है, छोटी-छोटी बात पे कभी दिल्ली में दंगा, कभी नांगलोई में दंगा, कभी यहाँ दंगा, कभी वहाँ दंगा, ये बढ़ते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू समाज उन्नति करे और हिंदू समाज इसी झगड़े में अपने को इधर-उधर करता रहे और आगे बढ़े। तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी मुझे थोड़ा-सा एक वो लगता है कि अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे और इनके खिलाफ शांति से मुकाबला नहीं करेंगे तो ये आपको जीने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे और फिर जैसे पाकिस्तान जगह-जगह पे जाकर के भीख माँगता रहता है, हम भी भीख माँगेंगे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि अभी भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी भी हिंदुस्तान से प्यार क्यों नहीं करता है? अरे! जहाँ देखिए, जहाँ पर भी कोई रहता है, वो अपने देश में आग क्यों लगाएगा? क्यों लगाता है? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देते हैं लोग। किस लिए भई? अगर आपको देश का प्यार होता तो आपको आपके हाथ में पत्थर आने से पहले आप 10 बार सोचेंगे मैं कर क्या रहा हूँ? सिर्फ आपका घर है, हिंदुस्तान आपका घर नहीं है। हिंदुस्तान की पब्लिक आपकी पब्लिक नहीं है, आपके भाई-बिरादर नहीं है वो लोग। कैसे आप पत्थर मार सकते हो किसी के ऊपर? कैसे आप गोली चला सकते हो? जब तक कि आपके अंदर घृणा की भावना ना हो। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के अंदर अगर शत्रुबोध नहीं है, तो शत्रुबोध पैदा कीजिए और सही बोलता हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। 3 दिन से मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था और जिस तरीके से मतलब देश चल रहा है और जिस तरीके से ये लोग देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दुखी हुआ जा सकता है और उसका निदान यही है कि हम सारे के सारे इकट्ठा करके इस अदृश्य शत्रु क्या बोलूँगा, कभी-कभी ये दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है। ये मतलब मायावी शत्रु है, लेकिन इसका मुकाबला करा जाए तो अच्छा है। बस यही आपको कहना था। आगे किसी और मुद्दे पर बात करूँगा मैं। मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स में बात करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है कि पॉलिटिक्स में ही बात करके गुज़ारा चलेगा, जिससे कि कम से कम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप घर में रहते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका घर है, देश भी आपका घर है भाई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और विषय पे किसी और समय, किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।